हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वंडरफुल चैप्टर अगेन एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको चैप्टर के नाम मिलेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस, और जिनमें हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने को मिलती है, बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ने को मिलती है। और हम इस चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर चेंजेस का मतलब क्या है। चेंज तो हो गया, तो चेंज कैसे कंसीडर होगा कि यार ये चेंज है, मतलब हमने बोला ये चेंज है, तो दूसरा कोई सामने वाला कैसे माने। हाउ वी कैन फाइनलाइज वेदर एक्चुअल चेंज इज हैपनिंग और नॉट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल चेंजेस, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ वी कैन डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, एंड अगेन हम बहुत सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे और लास्ट में रेडॉक्स रिएक्शंस भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें बहुत तूफान मचाना है। स्वागत है आपका एक बार फिर से, मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, what do we mean by transformation of substances? प्यारे बच्चों, we all have heard about carbon dioxide react with water in the presence of sunlight and chlorophyll. Obviously the process is called photosynthesis and there is formation of glucose. Yes or no? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, और बनाते हैं क्या? शुगर एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन। ये कहलाती है केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आता है और प्लांट्स इसको परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलरली ग्रीन प्लांट्स, हमें पता है। तो क्या ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है? यस, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने एक लोहा लिया, आयरन, उस पर हमने देखा कुछ दिनों बाद रस्ट जम गया। उस रस्ट के कारण एक रेडिश ब्राउन एक लेयर आ गई। धीरे धीरे वो लेयर वहां से हट गई, फिर दूसरी लेयर आई और धीरे धीरे पूरा मेटल क्या हो गया? रस्टेड हो गया, कोरोड हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? हाँ भाई, बिल्कुल है। तो जब हमने देखा कि कोई सब्सटेंस अपने एक्चुअल फॉर्म को छोड़ के दूसरे फॉर्म में चला जाए, हमने उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास शक्कर है और मैंने उस शक्कर को पीस दिया, क्रश कर दिया और उसके बहुत पाउडरी पार्टिकल को देखा, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नहीं। केमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। शक्कर मोटे मोटे दाने की थी, हमने क्रश करके पाउडर कर दिया, तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन क्या ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है? नो। सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अपना रूप परिवर्तित करना, किसी चीज का बदल जाना। जैसे मान लेते हैं मैंने ना अल्कोहल का मैन्युफैक्चरिंग किया। अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग में हम ऑब्वियसली परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो जब किसी का बॉइलिंग पॉइंट 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस, जैसे पानी और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस बहुत कम होता है, तब हम टेम्परेचर कंट्रोल करके बॉइलिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो बहुत ही एक्यूरेट बॉइलिंग जब हम करते हैं, बॉइलिंग करके चीज़ों को सेपरेट करना, ये डिस्टिलेशन आता है। मैं सिखाऊंगा आपको इस चैप्टर में। तो हम क्या करते हैं, हमने बॉइलिंग अलग अलग करके दो प्योर सब्सटेंसेस को निकाल लिया। यस और नो? तो हमने क्या किया? सेपरेशन किया। अगर हमने वो सेपरेशन परफॉर्म नहीं करते तो ये दोनों आपस में मिले रहते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोचा सर मुझे दूध में से पानी निकालना है, तो मैंने एक छन्नी रख दिया चाय छानने वाली और हमने ऐसे किया तो दूध ऊपर रह गया, पानी निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। यस और नो? सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू गेट प्योर एंड एब्सोल्यूट करेक्ट सब्सटेंस, और ये कैसे किया जाता है ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। समझ में आया? तो अब आ जाती है फाइनली बात कि आखिर हम शुरुआत कहाँ से करें। हमने ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ लिया बहुत कम शब्दों में कि ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ओके, वो न्यू किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल चेंज और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज। शक्कर को पानी में घोल दिया, शक्कर घुल गई, तो ये फिजिकल चेंज है। समझ में आया? इसमें कोई केमिस्ट्री या कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं हुआ। यस और नो? लेकिन अगर मान लो मैंने उसको शक्कर को
अब पानी से निकालना है, तो मैंने उस पानी को उबालना शुरू किया, तो धीरे धीरे पूरा पानी वेपर बन के उड़ गया और बाद में मुझे शक्कर के क्रिस्टल वापस मिल गए। तो ये एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि हमने बॉइलिंग का इस्तेमाल किया और हमने बॉइल करके क्या किया, सेपरेशन परफॉर्म किया। यस और नो? बट हालांकि इस प्रोसेस में भी क्योंकि बहुत मेजरली केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, जैसे आप गोल्ड की मेटलर्जी देखो तो उसमें हमने क्या किया, किसी सब्सटेंस को में गोल्ड था तो हमने उस सब्सटेंस को क्या किया, किसी सॉल्वेंट में डाल दिया, तो गोल्ड घुल गया, वो सब्सटेंस अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी रह गया, तो साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं एक्चुअली उसको। ठीक है, तो हमने कुल मिला के ये जाना कि हमारे पास जब किसी चीज को सेपरेशन करना है और अगर उस करने की प्रोसेस में हमें बॉइलिंग या फ्रीजिंग या किसी चीज को मेल्टिंग का सहारा लेना पड़े, तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में डालेंगे। एंड फिजिकल है या केमिकल है, ये तो हम ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द प्रोसेस डिसाइड कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। बहुत बिंदास होके आप बोल सकते हो, सर जब कोई चीज पिघल जाती है वो जाकिर खान वाला डायलॉग कि सख्त लौंडे नहीं पिघलते, वो वाला नहीं, पिघलते हैं, मतलब हीट बराबर दो तो पिघलते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री कहता है कि पिघलना है लेकिन वो एडिक्वेट टेम्परेचर देना है, तो वो एडिक्वेट टेम्परेचर ही कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट, जिसपे पिघल जाए। समझ में आई बात? सो व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, दैट सर्टेन टेम्परेचर और पॉइंट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आप प्यारे बच्चों? अब क्वेश्चन आता है क्या, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। अगर किसी प्योर सब्सटेंस में हमने कुछ इंप्योरिटी मिला दी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूं इसका। एक पहले तो ये देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ पिघल जाती है। इफ पोटेशियम नाइट्रेट इज एडेड, मेल्टिंग पॉइंट इज लोवर्ड टू -3 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने पोटेशियम नाइट्रेट डाल दिया तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, मेल्टिंग नहीं होगी, आपको -3 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा और लोअर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। समझ में? इफ अमोनियम नाइट्रेट इज एडेड, द मेल्टिंग पॉइंट इज लोवर्ड -9 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पे, तो -9 डिग्री सेल्सियस पे आप मेल्टिंग पॉइंट होगा। समझ में? दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है। आई वुड रियली सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज डू मेक नोट ऑफ इट। ये बहुत ही प्यारा नोट है क्योंकि ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इज 1063 डिग्री सेल्सियस, 1063 डिग्री सेल्सियस। व्हेन बोरेक्स पाउडर इज एडेड, द गोल्ड मेल्टिंग पॉइंट इज लोवर्ड कंसिडरेबली lower and it melts even over kerosene and oil flame। प्यारे बच्चों सोच के देखो गोल्ड स्मिथ 1063 गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार। आप कोई गोल्ड का ज्वेलरी लेके जाओगे ना गोल्ड स्मिथ के पास, तो वो 1063 क्या देना पड़ेगा उसको, टेम्परेचर देना पड़ेगा। इतना टेम्परेचर के लिए सोचो उसको पूरा फर्नेस बनाना पड़ेगा गोल्ड स्मिथ को। लेकिन गोल्ड स्मिथ लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा फ्लेम लेते हैं, कैरोसिन फ्लेम, और यहाँ से पिपेट रहता है, पिपेट से प्रेशर देके उस को क्या करते हैं, उस फ्लेम को बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं। जो कैंडल की फ्लेम होती है बच्चों, वो मोस्टली ब्लू कलर की येलो कलर की होती है, और हम उसको क्या करते हैं, एयर से और कंबशन परफॉर्म करते हैं एंड ब्लू फ्लेम में कन्वर्ट करते हैं। तो ब्लू फ्लेम मीन्स हाई टेम्परेचर। लेकिन क्या हम 1063 डिग्री सेल्सियस अचीव कर सकते हैं? नहीं। तो गोल्ड स्मिथ क्या करता है, ही एड सम बोरेक्स पाउडर जैसे ही ऐड करता है, ठीक है, तो बोरेक्स पाउडर ऐड करते ही क्या हो जाएगा, वो जो गोल्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है और उस लैंप के फ्लेम पर ही गोल्ड क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। समझ में आया बच्चा बड़ी बात? नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। गाइज, जब कोई चीज बॉईल हो जाए मतलब कब, जैसे आपने पानी को बॉईल कर दिया मतलब हमने लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर्स, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, समझ में आया? नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अब हम ले रहे हैं, डिस्टिलेशन।
ओके, मैंने डिस्टिलेशन शब्द आज शुरू में आपसे डिस्कस किया था। व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, माइंड इट। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, अलग करना। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। आपके पास प्योर सब्सटेंस नहीं, मिक्सचर है, उस मिक्सचर से आपको प्योर चीज को निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसको बॉईल करके निकालना है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में क्या करना है? बॉइलिंग कर रहे हैं। क्या करना है बच्चों? पढ़ी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ऑब्वियसली बाय बॉइलिंग एंड देन कंडेंसिंग द गैस इनटू द लिक्विड। आपने क्या करना है, मैं पिक्चर से दिखाता हूं, ठीक है। यहां देखो हमारे पास मान लो कोई सब्सटेंस है, हमने उसको एक बीकर में लेट से रखा, बीकर को एक स्टैंड के ऊपर रखा, ठीक है, ये स्टैंड है लेट से, और यहां पर हमने एक बर्नर लगा दिया, ठीक है। अब चक्कर क्या है, जैसे आप ये मान लो सब्सटेंस है दिस इज सब्सटेंस, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप यहां से गर्म करेंगे तो क्या होगा बच्चा पार्टी? अच्छा, इसको यहां पे क्या कर दिया हमने, इसको यहां पे पैक कर दिया, और यहां से हमने एक पाइप निकाल दी, ठीक है, ये पाइप निकाल दी ताकि जो भी चीज मिलनी है वो हमें यहां पर कलेक्ट हो जाए, ऐसे, ठीक है। अब यहां पे मैजिक देखो, यहां पे सब्सटेंस वेपर बन के निकला, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक अच्छा एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं कि हमने पानी को ले लिया, पानी में लेट से शुगर मिला हुआ है ना, तो ये पानी 100 डिग्री से, यहाँ वाटर लिखना था मुझे, वाटर और शुगर का मिक्सचर है, आप उसको अलग करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, बॉईल किया, तो वाटर के वेपर्स ये जा रहे हैं, अच्छा वेपर्स है, वेपर जल्दी बॉईल हो जाएंगे, शुगर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो हमने क्या किया, एक और सिस्टम यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए लगा दिया, ठीक है, एंड दिस इज अ कंडेंसेशन ट्यूब। कंडेंसेशन मतलब ठंडा करने के लिए बेटा, कोई टेंशन थोड़ी ना, यहां से ठंडा पानी डाल रहे हो आप H2O, तो अब क्या होगा, पाइप ठंडी है तो जो वेपर है वो भी ठंडा हो जाएगा, तो वेपर यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर बहना शुरू हो जाएगा, और बहते बहते आके फिर यहाँ पर वो ड्रॉप इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, है ना, और शुगर आपकी यहीं पर आपको इकट्ठा मिल जाएगी। समझ में आया बच्चा पार्टी बात? क्लियर? सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग की मदद से जब आप सेपरेशन करते हो बच्चों, बॉइलिंग की मदद से जब आप सेपरेशन करते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, और ये बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। देखो सुनो ध्यान से, बहुत तरह के डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम या लो प्रेशर डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। मुद्दा क्या है, बॉईल करो, अलग करो। अब बेस्ड ऑन सब्सटेंसेस कि किसका बॉइलिंग करना है, हम अलग अलग टेक्निक यूज करेंगे, लेकिन बॉटम लाइन क्या है, बॉईल इट, सेपरेट इट, सिंपल। देखो तो पहला वाला सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, देखो पहला वाला, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। प्यारे बच्चों, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल क्या होता है, पेट्रोल इज अ वोलेटाइल लिक्विड। क्या मतलब हुआ इसका, पेट्रोल एक वोलेटाइल लिक्विड है, इसका मतलब यह हुआ कि पेट्रोल कैन बी इवेपोरेटेड एट रूम टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही बॉईल हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, सच में बॉईल हो जाता है, तभी तो वेपर बनते हैं। अब सर हमने बुलबुले बनने तो देखे नहीं, हर लिक्विड वेपर बनाते समय बुलबुले बनाए जरूरी नहीं है बच्चों। सो जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर भी अपने वेपर बना देता है, दे आर कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस। इसीलिए पेट्रोल बहुत डेंजरस भी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पेट्रोल क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है, तो रूम टेम्परेचर पे ही बन जाता है, और हल्की सी भी फ्लेम मिल गई किसको, पेट्रोलियम या पेट्रो गैसेस को, तो वो बहुत तेजी से फ्लेम बन जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? सबसे अच्छा फ्यूल इसीलिए गैसेस सब्सटेंस होते हैं। समझ में? जैसे आप एलपीजी को भी जब कंप्रेस रखते हो ना, तो एक जगह से दूसरी जगह लेके ट्रांसपोर्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन वही जब लिक्विड क्या हो जाता है,
एक छोटे से नोजल से निकलता है, गैसियस बन जाता है, तो सोचो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में? सोचो एलपीजी सिलेंडर की फिलिंग होती है तब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब घर में सिलेंडर पड़ा रहता है और खासकर खाली सिलेंडर पड़ा रहता है वो डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गैस है और गैस में कंबशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। आप डिओड्रेंट आते हैं, है ना, दुनिया भर के नए नए कंपनीज के नाम के डिओड्रेंट आते हैं, आप देखो उसमें साफ साफ लिखा रहता है हाईली इन्फ्लेमेबल। कई बच्चे होशियारी में रील बनाने के लिए, टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे स्प्रे मारते हैं और माचिस की फ्लेम दिखा देते हैं, तो स्प्रे का फ्लेम एकदम बड़ा, एक आग का बड़ा फ्लेम बन जाता है। लेकिन वही बच्चे जब धोखे से गलती कर जाते हैं और धोखे से वो सिलेंडर तक पहुंचा तो सिलेंडर बम की तरह फटता है वो छोटा सा केन, और फिर बस स्वाहा। समझ में आया बच्चा पार्टी बात? सो माइंड इट, हमको बॉयल करना है किसको? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। नॉन वोलेटाइल है तो इजीली बॉयल कर लिया, लेकिन वोलेटाइल है तो वोलेटाइल में प्रॉब्लम क्या है ना, समझो। इफ वी हैव अ वोलेटाइल सब्सटेंस, इट इज ऑलरेडी फॉर्मिंग वेपर, एंड इफ वी आर गिविंग मोर टेम्परेचर टू बॉयल, इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। सो हम दूसरा टेक्निक वहां इस्तेमाल करते हैं। तो अगर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है तो सीधे ही उठा के बॉईल कर दिया, जैसे हमने ये जो किया था ना, दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन। दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर। हमने शुगर फ्रॉम वाटर किया, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, शुगर फ्रॉम वाटर, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। सेकंड देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीरियसली बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? इसलिए इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि इफ यू वांट टू परफॉर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या फाइन बॉइलिंग करेंगे, लेकिन इफ वी हैव टू मिसलेबल लिक्विड्स, दो लिक्विड मिले हुए हैं, दो लिक्विड मिले हुए हैं और अब हम उनको क्या कर रहे हैं? बॉईल कर रहे हैं, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। अरे बाबा समझो, इसको ऐसे समझो, एक पिक्चर देखो तब समझ में आएगा। मेरे पास है अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट नियरली 78 डिग्री सेल्सियस होता है, नियरली, है ना। इट कैन बी अराउंड 72 ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द अल्कोहल वी आर टेकिंग, बट अप्रोक्सीमेट 78 है। और वाटर का कितना होता है? वाटर का अप्रोक्सीमेट 100 डिग्री सेल्सियस है, यस और नो? अब ये डिफरेंस कितना है? लगभग 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब आप सोचो, जब मैंने यहां पर ये सिस्टम अरेंज किया था, ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे कंट्रोल्ड रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? एक थर्मोमीटर लगाऊंगा, एक थर्मोमीटर लगाऊंगा और फिर जाके यहां पे सिस्टम बनाऊंगा कि ये अब ऐसे जाके सेपरेट हो। ऐसे। ये थर्मोमीटर क्यों लगाया? ये थर्मोमीटर क्यों लगाया? ताकि हम टेम्परेचर कंट्रोल कर लगे। भैया 78 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देने का नहीं है, 78 ही चाहिए तो चाहिए, 100 जाने देने का नहीं। 100 देंगे, वाटर भी बोलेगा हमें भी ले चलो साथ में। हमने यहां से किया 78 मेंटेन किया, इनका मिक्सचर था। अब यहां से 78 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ हमें यहां पे अल्कोहल मिलेगा। हाँ, ये बात और है कि वाटर हैज अ टेंडेंसी टू गेट इवेपोरेटेड एट एनी टेम्परेचर। तो आपको यहां पर बहुत अच्छा भी अल्कोहल करोगे तो 90 से 95 मैक्स आप पा सकते हो परसेंटेज ऑफ प्योर अल्कोहल। 100% प्योर तो भैया हम इस प्रोसेस से नहीं बना, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन पहले क्या था? पहले बहुत सारा पानी था, अब बहुत सारा पानी हमने रोक लिया, पानी यहां रुक गया और यहां से हमने इसको निकाल लिया। समझ में? सो व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट or the difference between the boiling point of two substances is very less, then in a controlled by controlled boiling we perform fractional distillation. फ्रैक्शनल मतलब टुकड़े टुकड़े में, थोड़ा थोड़ा करके, वेरी प्रिसाइजली, आराम हौले हौले, समझ में आ रहा? टुकड़े में करके निकालेंगे भैया, क्योंकि एक साथ उबाल के निकाल लेंगे ऐसा नहीं होगा। नहीं आ रही है बात समझ में? आएगा आएगा बबुआ, समझ में आएगा। देखो क्या बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सोचो गांव खेड़े में जो देसी शराब बनाते हैं ना, उनको भी पता रहता है। अब आपको लगेगा सर ये मजाक है, नहीं, आई एम वेरी सीरियस। दे परफॉर्म दिस प्रोसेस टू गेट
अल्कोहल एट द एंड। समझ में? सो देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मिसलेबल लिक्विड्स, याद रखना मिसलेबल मतलब आपस में घुले हुए लिक्विड्स, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। 10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस का अगर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, 10 से 20 का डिफरेंस है, तब हम लोग परफॉर्म करते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत प्रिसाइज चीज है बच्चों। समझ में? अब आप बोलोगे सर आपने तो 22 डिग्री सेल्सियस लिया था, ये तो 20 से ज़्यादा है। प्यारे बच्चों, मैंने कहा यार n नंबर ऑफ अल्कोहल्स। समझ में? मैंने 78 ऐसे रैंडम लिखा, हो सकता है 88 डिग्री सेल्सियस भी हो। समझ में? अल्कोहल का मतलब जरूरी थोड़ा ना कि आप सोचो जो पीते हैं वही। मीथेनॉल है जिसका 72 डिग्री सेल्सियस है, इथेनॉल है जो लगभग 82-85 के आसपास रहता है, फिर इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, n नंबर ऑफ अल्कोहल्स है बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए। और ये देखो पेट्रोलियम का ही एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम का मतलब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है बड़ा अमेजिंग है। हमने जमीन की खुदाई से निकालते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। सुना है आपने गल्फ कंट्रीज में या सऊदी अरब में पता चला कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण, कहते हैं कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण इंडिया में पेट्रोल का रेट बढ़ गया। ऐसा नहीं है, कच्चा तेल वो निकाल के देते हैं हमको, फिर हम लोग लग जाते हैं अपनी कारीगिरी में, फिर हम क्या करते हैं, हम उस पेट्रोल का पेट्रो रिफाइनिंग करते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ऊपर एलपीजी या पेट्रोलियम गैसेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा गैसोलीन, फिर पेट्रोल। गैसोलीन और पेट्रोल में बहुत कम डिफरेंस है बच्चों, कई लोग गैसोलीन ही बोलते हैं पेट्रोल को। फिर आता है हमारा डीजल, फिर आता है नीचे कैरोसिन, फिर नीचे आता है वैसलीन, और उसके लास्ट में जो कचरा रहता है उसको बोलते हैं डामर या बिटुमिनस सब्सटेंसेस। तो एक ही कंडल रहती है, एक ही टनल रहता है, उसमें क्रूड ऑयल डालते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज सेपरेट होती चली जाती है। मतलब आप देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये एक पूरा ऐसा टनल रहता है और अलग अलग टेम्परेचर पर आपको अलग अलग चीजें मिलती चली जाती हैं। पूरा एक कॉलम रहता है ऐसा। ठीक है, और यहां पे है ना कुछ इस तरह का सब्सटेंस रहता है, ये अलग अलग टेम्परेचर जोन है। लेट से यहां पर एलपीजी मिल गया, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर यहां पे आपको लेट से गैसोलीन मिल गया, फिर यहां पे पेट्रोल मिल गया, फिर आपको डीजल मिल गया, फिर कैरोसिन मिल गया। ठीक है, फिर यहां पे आपको लेट से वैसलीन मिल गया, बोलते हैं ना वैसलीन पेट्रोलियम जेली, उसका नाम है ना। आप देखो वैसलीन जो आता है ना वो वैसलीन पेट्रोलियम जेली है। यहां पे आपको वैक्स भी मिलेगा, वैक्स जिससे आप कैंडल वगैरह बनाते हो। और एकदम लास्ट में एकदम गंदा वाला जो बच जाता है ना काला काला, उसको डामर बोलते हैं, बिटुमिनस सब्सटेंस, बिटुमिनस सब्सटेंसेस। भैया पेट्रो रिफाइनिंग, वंस माय स्टूडेंट आस्क्ड सर मेरे को एक ऑफर मिला, वो आईआईटी बॉम्बे में था और उसको एक ऑफर मिला था अच्छा खासा किसी गल्फ कंट्री में, अच्छा पैकेज था, कुछ 4-4.5 लाख रुपए उस समय मिल रहा था उसको। क्यों? क्योंकि उसको एक पेट्रो रिफाइनिंग कंपनी थी वहाँ की, और वहाँ ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तो उस समय क्या होता था वहाँ पे ये चल रहा था कि लगभग हर मुस्लिम कंट्री में कोई ना कोई दंगे फसाद चल रहे थे, तो बहुत डरा होता, फैमिली भी डरी हुई थी। तो मैंने उसको यही बताया था, देखो भाई सीधी बात है, पेट्रो रिफाइनिंग इज समथिंग जिसपे आप सीखोगे भी और कमाओगे भी। और फिर उसने ज्वाइन भी किया था, ऑल्दो उसने फिर साल भर बाद वापस भी आ गया था, उसको इंडिया में अच्छा जॉब मिल गया था। और मायने रखता है बच्चों, मायने रखता है। इंडिया में रह के, इंडिया के लोगों के साथ रह के आप कम भी कमाते हैं ना, एक मोड ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है। वन ऑफ माई फ्रेंड, माई स्कूल फ्रेंड, ऑब्वियसली मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ही इज वर्किंग इन यूएस फॉर अ वेरी बिग कंपनी एंड ऑब्वियसली ही इज अर्निंग वेरी वेल। बट उसके फादर का जब तबीयत खराब हुआ तो उस कंपनी ने उसको वहाँ से निकलने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट था कंप्लीट करने के लिए। और दैट वाज द डे व्हेन ही फेल्ट दैट ही इज नॉट लाइकिंग द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन। ऑल्दो वो मजबूर भी है, क्योंकि अब उसको उस लाइफ स्टाइल की हैबिट हो गई है। तो हमारे देश में ऐसा होता है, बीमार है साहब, हमारे पापा की तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है, तो सामने वाले भी थोड़ा सिंपैथी दिखाता है, बोले ठीक है जल्दी जाना लेकिन जल्दी आ जाना,
कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, वहाँ पे ऐसा नहीं चलता। संबंधों की कीमत हमारे देश में ही है, हाँ है ना, ये है तो है। अब कोई बोलेगा नहीं हमारे बॉस तो नहीं मानता, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वी आर साइंस स्टूडेंट ना, सो व्हेन वी आर साइंस स्टूडेंट वी शुड know that yes there are exceptions, but majority of cases mein India know how to maintain relation, and being Indian we have to understand this. So petro refining is a very good example of fractional distillation, as I said। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। देखो मीथेनॉल वाला भी एग्जाम्पल है, मीथेनॉल और एसीटोन, सॉरी मेथाइल अल्कोहल को मीथेनॉल भी बोलते हैं, इसलिए मैंने मीथेनॉल बोल दिया। सो मेथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन का मिक्सचर है, इसको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट कर सकते हैं। नाउ वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम का मतलब होता है जब गैस ना हो, ऑल्दो एब्सोल्यूट वैक्यूम क्रिएट करना इज अ वेरी हार्ड टास्क, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर। अच्छा, प्रेशर के क्यों करते हैं, द कंपाउंड विच आर डिकम्पोज्ड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। जो सब्सटेंस को बॉईल करने पर वो खुद ही टूट जाए, अलग हो जाए। अरे यार हमने गर्म किया खुद ही टूट गया, तो क्या करें, ऐसा करें कि भैया वो टूट ही ना सके, तो हमने क्या किया, प्रेशर ही लो कर दिया। प्रेशर बहुत लो है तो चीजें अलग भी हो जाएगी और क्या नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज 290 डिग्री सेल्सियस। ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस होता है अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन इफ प्रेशर इज रिड्यूस टू 13 mm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mm Hg होता है, भूलना मत। 1 atm इज इक्वल टू 760 mm Hg। तो हमने क्या किया, अपन होशियार लोग हैं, सो व्हाट वी डिड इज, हमने क्या किया बच्चा पार्टी, हमने 760 से रिड्यूस करके बच्चा पार्टी कितना कर दिया, 13 कर दिया। सो ग्लिसरीन स्टार्ट बॉइलिंग एट 180 डिग्री सेल्सियस एंड इट डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड। जब हम ग्लिसरीन को 290 पे गर्म कर रहे थे तो ग्लिसरीन टूट भी जा रहा था, ब्रेक हो रहा था। हमने क्या किया, हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, तो एट रिड्यूस प्रेशर इट इज नाउ बॉइलिंग एट 180 डिग्री सेल्सियस। 290 180, सोचो मतलब 110 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया है ना। तो डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, लो प्रेशर पर डिकम्पोजिशन को आप अवॉइड कर सकते हो। समझ में आया बच्चा पार्टी। Now let's talk about steam distillation। बॉइलिंग तो है, डिस्टिलेशन है। स्टीम बोले तो अब बॉइलिंग स्टीम की मदद से होगी, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा स्टीम इडली, नहीं इडली की बात नहीं कर रहा, बॉइल करेंगे ना, ठीक है, लेकिन तरीका समझो। द substance which are insoluble in water but volatile in steam can be purified by steam distillation। जो सब्सटेंस क्या है, पानी में घुलते नहीं है, but are what, but volatile in steam। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हाँ दिया भी है, देखो नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन का मैं आपको फॉर्मूला यहीं कहीं दिखा देता हूँ, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है ऐसे, बेंजीन रिंग बना दो और NO2 ग्रुप लगा दो, NO2। नाइट्रोबेंजीन और जब एनिलीन आपस में होते हैं तो हम स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बच्चा पार्टी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये चीजें पानी में नहीं घुल रही हैं, लेकिन स्टीम मिलेगा ना। स्टीम और पानी में डिफरेंस समझो। जब हम पानी को बॉईल करते हैं ना तो टेम्परेचर में लेटेंट हीट वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन स्टीम में ऑलरेडी लेटेंट हीट है, तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये बॉईल तो हो जाएंगे लेकिन डिजॉल्व नहीं होंगे। समझ में आया। देखो एक शब्द समझिए आप, अगर हम किसी सब्सटेंस को पानी में घोल दिए तो अब हमें उसको पानी से भी सेपरेट करना है। हमें यहाँ पर क्या है, पानी है ही नहीं इनमें, तो क्यों पानी मिला के फिर सेपरेशन पे जाओ, इन दोनों को डायरेक्ट सेपरेट करो ना। समझ में आई बात। दिस इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन। नाउ बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं पहले, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन ना। देखो हम डायरेक्ट भी इसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, बट पहले आप ये इसको देख लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक रिएक्शन करा के देखते हैं।
ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो थोड़ा भौकाल मचेगा, भौकाल मचेगा तो मजा आएगा। मान लेते हैं हमारे पास है हाइड्रोजन, हमने इसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से और हमें पता है प्रोडक्ट मिलेगा H2O। ये बच्चा बच्चा जानता है। क्या आपको पता है कि ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है? हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो। दिस इज अ फ्यूल। फ्यूल वो होते हैं जो जलते हैं, तो ये जलेगा। ऑक्सीजन ये जलाता है, हेल्प्स इन बर्निंग, है ना। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो आग तेजी से लगती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब देश में कोविड की लहर थी, खासकर जब सेकेंड लहर थी, तो बहुत जगह ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। हॉस्पिटल में हर जगह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से पाइपिंग या प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को पेशेंट तक पहुंचाना नहीं हो पा रहा था। तो लीकेज भी बहुत थी, ऑक्सीजन की लीक भी बहुत हो रहा था। तो क्या हुआ, तो जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, लेकिन हमने उसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया और किसी ने कहीं स्मोक कर दिया, हमारे देश में कुछ भी ज़्यादा स्मोक कर दिया, कोई चिंगारी मिल गई, तो बस चिंगारी तो चाहिए थी, जलाने के लिए तो कौन बैठा है? ऑक्सीजन। तो पता चला पूरे हॉस्पिटल में आग लग गई। जैसे मुंबई में भांडुप में जो हॉस्पिटल में आग लगी थी, तो उसका एक यही कारण था जो मुझे समझ में आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बोले कि एग्जैक्टली सच में यही कारण था, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने थे जहाँ पर हॉस्पिटल्स में आग लग रही थी। तो हॉस्पिटल में आग लगने का सबसे बड़ा कारण, खासकर कहाँ पर? आईसीयू में आग लग गई। अब आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आईसीयूज में या क्रिटिकल पेशेंट थे, वहाँ पे ज़्यादा आग लग रही थी, नॉर्मल जगह पे आग नहीं लग रही थी। रीज़न, ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर थी। समझ में? अब देखो, ये जलता है, ये जलाता है, और ये क्या करता है? बुझा देता है आग को। एक जल रहा है, एक जला रहा है, तो ये तो और भयानक होना चाहिए, लेकिन नहीं। अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? इन अ केमिकल रिएक्शन यू गेट अ न्यू प्रोडक्ट। इन अ केमिकल रिएक्शन यू विल गेट अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी। नया प्रोडक्ट मिलेगा और नई प्रॉपर्टी बनेगी, वो होता है केमिकल रिएक्शन। समझ में आया बच्चा पार्टी? क्लियर है? चलिए, अब यहां पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है समझो, क्या ट्विस्ट है? देखो, हमें समझ में आ गया कि इन अ केमिकल रिएक्शन वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हाउ वी कैन से कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? कैसे कैसे पता चलेगा? देखो, इन दिस रिएक्शन द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। कभी भी रिएक्शन में, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा, तो ये कहलाएंगे क्या? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे। ये जो एरो है, एरो का टेल रिएक्टेंट की तरफ रहता है, एरो का हेड प्रोडक्ट की तरफ रहता है। समझ में आया बच्चा पार्टी? बात क्लियर? समझ में आया? अच्छा, ये देखो, ये तीसरी लाइन देखो, द रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है। जब पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड बनेगा कैसे? नया बॉन्ड बनेगा तभी जब पुराना बॉन्ड टूटेगा। केमिस्ट्री आपको जिंदगी सिखा देती है बच्चों। समझ में आया? आप दो बॉन्ड एक साथ नहीं बना सकते। हाँ, एक ही सब्सटेंस से बना लो तो अलग बात है, लेकिन आपको पुराने तोड़ने पड़ेंगे तभी आप नए जोड़ पाओगे। ये होता है ये लाइफ में। प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आर न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू मैनर्स। सो जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी रिएक्टेंट मैंने बोल दिया था। सो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो भी बनेंगे उनके अंदर, देखो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स बोल दिया, का मतलब एक प्रोडक्ट हो चाहे बहुत सारे प्रोडक्ट हो, वो नए तरीके के बनेंगे, उनके अंदर नई प्रॉपर्टीज होंगे। इट इज ऑफन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिवर्स सम केमिकल रिएक्शन। अभी देखो, मैंने आपको यहां पे दिखाया, ठीक है, इसी रिएक्शन को देखो। अब H2O से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफिकल्ट जरूर है, बहुत डिफिकल्ट है। समझ में? इनफैक्ट मैं आपको बता दूं बच्चा पार्टी, प्योरेस्ट हाइड्रोजन इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है। प्योरेस्ट हाइड्रोजन बना पाना, आप पढ़ोगे आगे भविष्य में, फ्यूचर में, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इवन इफ सपोज वी आर मेकिंग एन हाइड्रोजन सेल और इफ वी आर मेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल, तो वहां पे भी ये लाइन लिखी मिलेगी आपको, इट इज डिफिकल्ट टू गेट प्योरेस्ट हाइड्रोजन। समझ में? देखो,
ओके, सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ये मैंने आपको बता चुका हूं। अ पार्ट ऑफ हीट, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी विच आर यूज्ड फॉर कैरिंग अ रिएक्शन। मतलब जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हो तो हो सकता है आपको कुछ हीट देनी पड़े या लेनी पड़े, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो या कुछ ना कुछ। और सीधी सी बात है यार, देखो खुद दिमाग लगाओ, आपने क्या जाना है, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, नया बॉन्ड बनेगा, तब रिएक्शन होगी। बॉन्ड कैसे टूटेगा, तोड़ने के लिए कुछ लगेगा ना। आपके पास कोयला है, कोयले को भी जलाने के लिए शुरू में चिंगारी तो दोगे ना, वो चिंगारी नहीं दोगे तो कोयला अपने आप थोड़ा जलेगा, है ना। तो वी नीड ए इग्निशन टेम्परेचर और वी हैव टू इनिशिएट अ प्रोसेस। ये धीरे धीरे फर्दर लाइफ में आप सीखोगे, जानोगे कि केमिस्ट्री में ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलेगी मतलब रिएक्शन हो रही है। देखो जिंक को H2SO4 में डाला तो जिंक सल्फेट बन गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकलेगी, ऊपर की तरफ एरो बना के दे रहा हूं। अच्छा, ऊपर की तरफ एरो बनाने का मतलब गैस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, गैस तो अपवर्ड ही जाती है ना भाई, समझ में आया बच्चा पार्टी, समझ में आया। तो एक ये जिंक वाली रिएक्शन होगी। देखो दूसरा, हमने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से करा है, तो देखो यहाँ पे क्या मिला, NaCl H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊपर जाएगा। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करा है, हीट कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2, जितनी भी गैस है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज वन क्राइटेरिया, जब रिएक्शन होगी तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड इज चेंज ऑफ कलर, कलर चेंज हो जाएगा तो भी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल देखो, ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड को आपने गर्म किया तो ये क्या है, ये लेड ऑक्साइड है, ये भी लेड ऑक्साइड है, लेकिन ये लेड डाइऑक्साइड है ना, मतलब लेड डाइऑक्साइड, लेड 2 ऑक्साइड। अरे लेड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 है बाबा, इसके लिए, ठीक है। ये क्या है, लेड ऑक्साइड, ये रेड कलर का था और ये लेड ऑक्साइड येलो कलर का है, और ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। प्यारे बच्चों, ये लेड ऑक्साइड एक्चुअली सिंदूर है ना, सिंदूर है ना, लेड ऑक्साइड सिंदूर, समझ में आया कि नहीं। तो हमने गर्म किया तो ये येलो कलर का हो गया। क्लियर है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट इज व्हेन कॉपर कार्बोनेट जो कैसा है, ग्रीन कलर का है, इज हीटेड यू गेट कॉपर ऑक्साइड। तो ये ग्रीन कलर का था, आपने गर्म कर दिया, कलर गायब। मैं आपको एक और रिएक्शन दिखा देता हूं, अगर इसमें नहीं, इसमें नहीं है, मैं दिखा देता हूं, फिर ये देख लो पहले। लेड नाइट्रेट को, जो व्हाइट कलर का था, लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर, हमने गर्म किया तो लेड ऑक्साइड मिल गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आपको ऑक्सीजन मिल गया। ये तो हमने अभी भी जाना ना कि ये कैसा होता है, ये येलो था, इसका येलो इधर लिख देता हूं, ये येलो कलर का था और ये ब्राउन कलर का, समझ में आया कि नहीं। क्लियर, सॉलिड स्टेट में। फिर देखो ये शुगर है, व्हाइट शुगर, हमने इसको गर्म कर दिया तो ये कार्बन बन गया, मतलब ब्लैक कलर का। मैं एक्चुअली एक और रिएक्शन लिख रहा था इसलिए, क्योंकि आपको समझाने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सभी कुछ आ जाता है, सभी कुछ। और मैं हमेशा बच्चों को यही एग्जाम्पल भी देता हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन देम कि ये बहुत ईजी है। आप ले लीजिए बच्चा पार्टी, कॉपर ले लीजिए, ठीक है। आप क्या लीजिए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और इस कॉपर सल्फेट में बच्चा पार्टी आप जिंक डाल दीजिए तो मिल जाएगा जिंक सल्फेट। तो ये होता है व्हाइट कलर का और कॉपर अलग। ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है, इनफैक्ट ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है। और इससे भी इजी रिएक्शन अगर आपको लिखनी है तो आप ये वाला ले सकते हो। कौन सा, कि आपके पास लेट से ये है कॉपर सल्फेट और आपने डाल दिया इसमें आयरन, तो मिल गया FeSO4 और फिर कॉपर अलग हो गया। तो ये कैसा था, ये तो ब्लू ही था, लेकिन ये क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे सर ये बाकी एग्जाम्पल से बेटर कैसे रहा। बच्चों ये इसलिए अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ये चीज़ें आपको लैब में आसानी से अवेलेबल है। कॉपर सल्फेट बहुत आसानी से अवेलेबल है, और अगर आपको आयरन चाहिए तो आयरन तो हर जगह है ना। आप चाहो तो जो स्टेपलर पिन है वही उठा के डाल दिए, जैसे हम लोगों ने किया था अपने लैब में। प्रैक्टिकली तो करना है, तो जो आपको इजीली देखने को मिल जाए वो अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, ये वाला भी एग्जाम्पल अच्छा है कि आप शुगर को जला दो, लेकिन
लैब में जलाने लाने की चीजें टीचर्स थोड़ा अवॉइड ही कराते हैं, बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं ना भाई। बच्चे खतरनाक होते हैं। केमिस्ट्री लैब में टीचर टेंशन में रहता है। मान लो किसी बच्चे को टेंशन है टीचर से, फिर तो वो बच्चा खतरनाक बन सकता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट आर सम अनडिजॉल्व सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी सोल्यूशन में अनडिजॉल्व रह जाए उनको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो कई बार सेडिमेंट भी हो जाता है, कई बार सेडिमेंट नहीं भी होते हैं। सेडिमेंट मतलब बॉटम में तलछट बोलते हैं कई हिंदी में, ठीक है। तो देखो बेस्ट एग्जांपल, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया, सोडियम ने इसको बोला चलो भैया निकलो, तो इसने बोला चलो तुम भी निकलो, तो बन गया सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपको सिल्वर क्लोराइड है इसका आपको व्हाइट PPT मिल जाता है, बॉटम में आपको तलछट में क्या मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा। समझ में आया? ये वाला भी अच्छा देखो, अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, फेरस सल्फेट इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सोडियम, ठीक है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब मिला देते हैं, देखो फेरस सल्फेट को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिला दिया, ये भी डबल डिकम्पोजिशन है। इसने इसको बोला चलो भैया निकलो, तो इसने बोला चलो तुम भी निकलो, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट और ये बन गया फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता। तो फेरस हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक डर्टी ग्रीन PPT है। समझ में? मैं आपको एक चीज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आप धीरे धीरे देखोगे लैब में। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, इनफैक्ट सल्फेट भी आयरन का ग्रीनिश होता है, लेकिन वही जब सूख जाता है तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये याद रखना, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बच्चों को, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि स्कूल में मेरे शर्ट में जब मैं यही प्रैक्टिकल कर रहा था जो मैंने आपको बताया, तो कुछ लगा होगा, ध्यान नहीं गया, और वो भी सूख के रेड कलर का हो गया। बाद में फिर हमने उसको हटाया था, क्लीनिंग से नहीं, सोप से नहीं हट रहा था, तो हमने ऑक्जेलिक एसिड डाल के उसको हटाया था, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड माइल्ड एसिड है और फेरस हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई और वो हमने किया था, मतलब मैंने खुद ने किया था, मेरे सर की कृपा थी, गर्ग सर उन्होंने दिया था और बताया था, ठीक है। तो बॉटम लाइन क्या है कि मुझे दिख रहा होता ना कि ये ग्रीन लग रहा है तो ब्राउन हो जाएगा, तो मैं लगने क्यों देता। लैब में प्रैक्टिकल करते समय थोड़ी बहुत लापरवाही से लग गया होगा, समझ में? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो फेरस सल्फेट होता है ये लाइट ग्रीन येलो कलर का सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन फॉर्म में ग्रीनिश ही रहते हैं मोस्टली, लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, सूखने के बाद रेडिश ब्राउन हो जाते हैं सभी, ठीक है। ये देखो बेरियम क्लोराइड, इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो हमें क्या मिल गया, बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT, बेरियम सल्फेट का हमको व्हाइट PPT मिल गया। दिस अगेन वेरी वेरी गुड एग्जांपल, इसको भी याद रखना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको बेरियम क्लोराइड वाला, क्योंकि बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। ये तो आप नहीं रटोगे ना तो भी आपको रट जाएगा, बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर है। यू गेट टू नो दिस n times in your career in this entire episode till you are studying. इतनी बार आने वाला ये। Next, all chemical reaction processed either with absorption or release of energy. That means either process will be exothermic or endothermic. Heat लोगे या heat दोगे, ये तो fact है बच्चों। Old bond टूटेंगे तो टूटने के लिए हीट लगेगी। अब मान लो हमने इसको, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मान लो ए ने बी से रिएक्शन की, समझो, और इस रिएक्शन के लिए बॉन्ड टूटे, और बॉन्ड टूटने के लिए मान लो 20 किलो जूल की एनर्जी लग रही थी, 20 की। मान लो इस रिएक्शन से सी बना, लेकिन सी ने 80 की एनर्जी रिलीज कर दी, 20 लिया 80 दिया, तो डिफरेंस कितना आया 60। तो ये 60 रिलीज हो गई, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक। शुरू में तो रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन बाद में जो बना उसने कितनी हीट दी ये अलग बात है। अब एक और रिएक्शन देखो, ए ने बी से रिएक्शन की और मान लो 20 की ही जरूरत पड़ी, अब सी बना, लेकिन इस बार सी ने मात्र 10 ही हीट को रिलीज किया, तो डिफरेंस कितना आएगा, -10, मतलब हीट की जरूरत पड़ी, तो इसने एटमॉस्फेयर से हीट लिया।
बॉटम लाइन क्या है, चाहे हीट दो या हीट लो, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर रिएक्शन हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता कि रिएक्शन हो जाए और ना हीट हो लेन में ना देन में, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। सो सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। हीट लेंगे तो देखो, हीट लेंगे तो क्या होगा, हीट लिया तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। देखो इसने माइनस एनर्जी किया है, अगर माइनस एनर्जी करके लिखा है ना तो इधर जाएगा तो प्लस एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शंस को आप याद रखना। कई लोग होशियारी में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट ऐसे करके प्रोडक्ट और प्लस ई, तो सॉरी माइनस ई, तो बच्चा सोचता है प्रोडक्ट के साइड में लिखा है तो रिलीज हुआ है, नहीं, साइन तो देखो बच्चों माइनस है। इसका मतलब यही है क्या, रिएक्टेंट प्लस एनर्जी बिकम प्रोडक्ट, ये दोनों एक ही चीज है लिखी हुई, आप कंफ्यूज मत होना, समझे। सिमिलरली एक्सोथर्मिक में भी यही सीन है, सिमिलरली एंडोथर्मिक में भी यही सीन है। मतलब हमने अभी एंडोथर्मिक देखा, एक्सो में भी सेम है, बस एक्सो में क्या होगा, यहां पर प्लस ई रहेगा, इधर आएगा तो माइनस ई होगा। क्लियर। वेरी गुड एग्जांपल यू आर लुकिंग राइट नाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस। सुना है हमने, क्या सुना है, सन इज अ यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, सो यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी दे रहा है, तो ले कौन रहा है, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फिर हम लोग ठूस लेते हैं। समझ में आई बात है, डोंट गेट अपसेट, ये सिंपल सा लॉजिक है, समझ में। नाउ एक्सोथर्मिक, हीट जहां एक्सो मतलब बाहर निकल रही, एक्सोथर्मिक, थर्मिक मीन्स हीट, थर्मिक मीन्स हीट या एनर्जी, तो एक्सो मीन्स बाहर की तरफ निकल रही है। देखो मैग्नीशियम वायर को आपने क्या किया, गर्म किया, थोड़ा सा हीट दिया लेकिन ज्यादा एनर्जी निकली। पटाखे जलाते हैं ना, चिंगारी देते हैं, थोड़ी सी चिंगारी तो फिर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। हर साल दिवाली के समय हमारे देश में बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं यूट्यूबर्स इसलिए बोलना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये 3-4 साल से ट्रेंड में है कि बहुत सारे क्रैकर्स मिलते हैं, फिर कोई लोटे के अंदर रख के बम फोड़ता है और कोई कटोरी के ऊपर रख के चक्री चलाता है। ये इसलिए करते हैं ताकि उनके व्यू बढ़े, लेकिन बॉटम लाइन क्या है कि वो एक केमिकल रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक होती है, तो पता चला मेल्ट हो जाता है, बर्तन ही मेल्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है। कई लोग तो हाथ में रख के जलाते हैं, लेकिन उन बुद्धिहीनों को नहीं पता कि तुम जितने भी कहते हैं, गलती हमेशा एक ही बार होती है। आप 150 बार बन जाओ, आप बड़े चमत्कारी इंसान हो, आप 100 बार किसी चीज को कर लिए, लेकिन गलती एक ही बार होती है और वही जिंदगी की आखिरी गलती होती है। इसीलिए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा। समय माइकल शूमाकर बहुत बेहतरीन फॉर्मूला 1 रेसर थे, लेकिन एक्सीडेंट भी कार से हुआ, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, हमेशा सबको बोलता हूं क्या, कि आप ये मान के काम करो, खासकर केमिस्ट्री लैब में, कि आप अपने लिए भी और सामने वाले के लिए, दोनों के लिए डेंजरस हो सकते हो। और हमेशा किसी चीज सिखाता हूँ, यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज और लाइक के लिए कुछ भी ऐसे तमाशे करते हैं। कोई भी समझदार इंसान ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि भगवान ना करे उसका एक गलती किसी दूसरे के लिए जानलेवा ना हो जाए। इसीलिए टीचर्स कभी ये नहीं करते। वो यूट्यूबर आज देखो हमने ये पटाखे फोड़ दिया, चक्री जला दी, हाथ में रख के छुरछुरी जला दी। अरे बेटा 100 बार जलाओगे ना, 100 बार बचे रहोगे, एक बार गलती होगी फिर वही नुकसानदायक होगी। ऐसा होता है, समझ में। जैसे लोग हेलमेट लगा के बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक बार होगा एक्सीडेंट और वो जीवन का आखिरी बार बन जाएगा। इसीलिए ये मत देखो कि पुलिस वाला देखेगा कि नहीं, ये देखो कि तुम घर बाद में देखे जाओगे कि नहीं। मैं एक अंकल, मैं ये बीइंग अ डॉक्टर हमको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। मेरी एक अंकल थे, ये आपको बता रहा हूँ ये किस्सा आपके लिए और आपको समझाने के लिए बच्चों बता रहा हूँ कि हेलमेट वो लगाए हुए थे और मेटेलिक चश्मा था उनका, मेटल का चश्मा था, क्योंकि फाइबर के चश्मे गिर के टूट जाते हैं। तो आजकल बहुत सारे, पहले से ही लोग चाहते हैं कि चश्मा टूटे ना, तो इसलिए फाइबर के चश्मे नहीं मेटल के चश्मे बनवाते हैं। तो चश्मा पहने हुए थे हेलमेट के अंदर, हेलमेट के अंदर से चश्मा पहने हुए थे, बट उन्होंने हेलमेट का स्ट्रैप नहीं लगाया था। और
यहाँ पे मुंबई में एक जगह है घाटकोपर, घाटकोपर का जो ब्रिज है, उस ब्रिज के पास उनकी गाड़ी स्लिप हुई, पता नहीं कैसे, एंड उस ब्रिज से वो इतनी स्पीड में थे वो कि स्किड होते हुए तकरीबन 50 फीट या 100 फीट के आसपास वो स्लिप होते हुए गए। तो उनका पूरा एक साइड का शोल्डर वगैरह सब हो गया। लेकिन जब उन्होंने हेलमेट तो पहना लेकिन उसको बकल अप नहीं किया, तो क्या हुआ, हेलमेट ऊपर की तरफ चढ़ा। जब आप टकराओगे तो हेलमेट आप फ्रिक्शन के कारण ऊपर चढ़ा, तो क्या हुआ, ये चश्मे पर नीचे का हेलमेट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे से प्रेशर पड़ेगा चश्मे पे। आप सोच के देखो, तो ये पूरा प्रेशर उनको यहां पर लगा और वो चश्मा पूरा यहां से उनका माथा चीर दिया। और जब उनका हेलमेट उतारा गया तो ही वॉज ब्लीडिंग मैसिवली, बट फॉर्चुनेटली क्योंकि हेलमेट था तो उनको फ्रिक्शनल जो भी चेंजेस थे, वो जो फ्रिक्शन के कारण जो भी उनको लगा था, जो लगा था, ठीक है, जो भी वो छिल गए थे। लेकिन ये जो फटा था ये क्योंकि उन्होंने गलत तरह से हेलमेट लगाया था, फिर भी हेलमेट ने उनकी जान बचाई, क्योंकि जितना वो स्किड करके गए थे सिर के बल, अगर हेलमेट नहीं होता तो पूरा सर फट जाता और जान से जाते वो, समझ में। ऑल दो वो न्यूरोजेनिक शॉक में थे, मैं किस्मत उनकी अच्छी थी कि मैं थोड़ा पीछे था, मैंने उनको कंसोल किया, थोड़ा समझाया, फिर देखा समझ में आ गया, उनके वाइटल्स ठीक थे। डॉक्टर होने का फ़ायदा है, आपकी किस्मत अच्छी, अगर एक्सीडेंट हुआ और आपको इमीडिएटली डॉक्टर मिल जाए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने उनको एक हॉस्पिटल में भेज दिया था, तो उनकी जान बच पाई। तो बाद में फिर वो मुझे फ़ोन भी करके बहुत ग्रेटिट्यूड शो किया, बट मेरी किस्मत थी या उनकी किस्मत थी, भगवान ने मेरे हाथ में लिखा था। लेकिन मैं बच्चों को सिखाता हूँ, देखो भाई, गलती एक बार होती है, चालाकी कितने बार कर लो, चालाकी आप 1000 बार कर लो, गलती एक बार होती है। और वो जो एक गलती होती है ना, वही आपका अंत होता है। लोग सेल्फी खिंचाने के लिए टावरों पे चढ़ जाते हैं, 100 बार टावर पे चढ़ते हैं, एक बार गलती होती है, एक गिरता है, स्वाहा होता है। मैंने एक देखा था, एक स्काई स्क्रैपर थे, एक बड़ी बड़ी इमारतों पे चढ़ के छलांगे मारते थे, जापान के या कोरिया के कोई थे, बहुत अच्छे उनके वीडियोस वायरल होते थे कि यार इतनी हाइट पे चढ़ जाता है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी सपोर्ट के बिल्डिंगों से, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग, दूसरी तीसरी पे छलांग लगाते हैं। बेहतरीन तरह से लगाओ, एक मिस होगा और खेल खत्म। इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपको ये लगता है कि, कई बार मैं इस बच्चों को समझाता हूँ, बच्चों के अंदर बहुत करेज होता है, मैं कर जाऊंगा। मैं भी बुलेट चलाता था, अभी बुलेट चलाता हूँ, लेकिन औकात में चलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि एक लाइफ वो भी थी जिसपे मैं बहुत भगाता था, ये लगता था ये वो है, लेकिन इतनी बार स्लिप हुए, इतनी बार गिरे, इतनी बार चोटें लगी, फिर भी मन नहीं मानता था, लगता था अगली बार और। भगवान ने बचा लिया, वही बहुत है। और मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ, भैया इज्जत से, लोग यहाँ से लेके दूर दूर तक लद्दाख तक गाड़ियाँ चलाते जाते हैं। आपने किसी को नहीं देखा हो कि लद्दाख तक जा रहा हो और ऐसा रेस ड्राइविंग कर रहा है और ऐसे जू जू करके चला रहा है। क्यों? कि उनको लंबी ज़िंदगी जीनी है और लंबी यात्राएं करनी है। तो जो लंबी यात्राओं पे जाते हैं वो सावधानी जरूर रखते हैं, वो दुनिया भर के प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं। समझ में आया बच्चा पार्टी? आपकी ज़िंदगी है इसलिए समझा रहा हूँ। तो एक्सो एंडो आपको समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं बच्चा पार्टी आके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत इजी टॉपिक था। अब बढ़ते हैं चेंजेस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या चेंजेस आता है? देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कोई भी चेंज हो सकता है। देखो, पहले आपने कलर चेंज देखा था, फिर गैस का इवोल्यूशन, फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, फिर एक्सो एंडो मतलब वही हीट का एक्सचेंज, और अब आ गया है फिजिकल चेंजेस। आपने सॉलिड लिया था, वो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब स्टेट चेंज हो गया। देखो, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, पानी बन गया, वो लिक्विड है। समझ में? H2O लिक्विड है, आपने इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया गैस है, लिक्विड से गैस बना लिया आपने। अमोनिया गैस था, HCl गैस था, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है। क्लियर है बच्चा पार्टी? नाउ गाइज वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। देयर आर n नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट हमने उसको समराइज कर लिया है इन फ्यू। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, जुड़ जाना। When 2 or more than 2, देखो जुड़ने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना, ऑब्वियस बात है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए,
आयरन और सल्फर मिलके आयरन सल्फाइड बनाए, यस और नो? तो दिस इज, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए। इस पूरी प्रोसेस को आप देखो तो दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन। तो इसका उल्टा होगा, अब क्या होगा उल्टा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो जब जोड़ रहे हो तो तोड़ भी सकते हो ना, जोड़ना अगर रिएक्शन है तोड़ना भी तो रिएक्शन है। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। बेस्ट एग्जांपल HGO, मर्क्यूरी ऑक्साइड, हीट दिया, मर्क्यूरी अलग ऑक्सीजन अलग। नेक्स्ट KClO3, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको आप याद रखना, लिख लेना। पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। पोटेशियम क्लोराइड क्यों अच्छा है? इसको है ना क्रैकर्स वगैरह या इनफैक्ट बम वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं, और ये बहुत इजीली यूज होता है। रीजन, जब आप इसको गर्म करते हो ना, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। देखो 2 मॉलिक्यूल से 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? वेरी गुड, बर्निंग के लिए जरूरी है। तो बर्निंग के लिए अब आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है, कहीं पे भी हल्का सा हीट दिया, भर भर के ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको समझ गए ना, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत के लिए यूज करते हैं। फिर कैल्शियम क्लोराइड, अरे कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मिलता है? जैसे आप चौक ले लो, मार्बल ले लो, हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बेस्ट एग्जांपल है, सस्ते में अवेलेबल है, सबको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं ये प्रोसेस रिवर्स भी हो जाती है। कैसे? इस कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको पानी में डालो, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करो? पानी में डालो। देखो कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया आपको, अब इसको पानी में डाल दो तो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये कलरलेस होता है, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अब जैसे आप इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या डालोगे? CO2 गैस पास करोगे तो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है मिल्की वाइट। चौक होता है ना स्कूल में, पानी में डुबाओ तो ये बनता है, कलरलेस रहता है। थोड़ी देर बाद एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड उस चौक के कलर को मिल्की वाइट कर देता है, जो लिखा हुआ है टेबल पे एकदम चमक के आ जाता है। सबने देखा है, ये तो नहीं देखा है? हाँ, बहुत दिन से बच्चे स्कूल भी तो नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हो तो गलत बात है, जब जाओगे तो देख लेना, ठीक है। फिर यही एक ऐसी चीज बच्चे भी करके देखते हैं, चौक उठाते हैं, गीली करते हैं और कहीं पे भी कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक की जगह दूसरा आ जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितनी भी होती है, ऑल माइंड इट, ऑल आर इररिवर्सिबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी रिवर्स नहीं होती, इररिवर्सिबल। अगर होगी, अगर रिएक्शन हो रही है तो इररिवर्सिबल है, मतलब दोबारा। जैसे देखो ये AB + C हुआ, अब C ने इसको हटा दिया, B को हटा दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये B बोलेगा ए C तुम भी जाओ, नहीं, ये कभी भी रिवर्स नहीं होती। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हेन वन सब्सटेंस रिप्लेस और डिस्प्लेस अनदर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा है, चैप्टर का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया, पढ़ लेना भैया वहां पे फिर से। देखो आयरन ने किसको ठिकाने लगाया? अभी हमने ये रिएक्शन लिखी थी, आयरन ने कॉपर को ठिकाने लगाया। देखो आयरन ये बन गया फेरस सल्फेट कॉपर। हमने यहां देखो देखा है, ये बाबू ये देखो दिखा देता हूं, आज का ही है, आयरन और कॉपर सल्फेट पढ़ा है ना अपन ने, डन। फिर KBr पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन आपने क्लोरीन से करा दी तो आपको मिल गया पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन बाहर हो गया। एक्चुअली पोटेशियम क्लोराइड बहुत स्टेबल सब्सटेंस होता है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक सब्सटेंस ने दूसरे को सब हटा दिया तो दूसरा जाए तो जाए कहां? वो बोलेगा अच्छा तू मेरी जगह, मैं तेरी जगह। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ने दूसरे को डिस्प्लेस किया तो जो डिस्प्लेस हुआ वो बोलेगा मैं अब तेरी जगह जाऊंगा। तो देखो क्या हुआ, कॉपर ने बोला
कॉपर ने बोला ए देखो बेरियम नहीं, कॉपर की तो औकात ही नहीं है बोलने की बेरियम से, बेरियम बहुत रिएक्ट होता है। तो बेरियम ने बोला ए कॉपर निकल। कॉपर बोलेगा ठीक है भैया हम तुम्हारी जगह आ जाते हैं। तो देखो बेरियम सल्फेट बन गया, कॉपर क्लोराइड बन गया। समझ में आया? एक बहुत अच्छी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन इसमें एक मजा है। क्या मजा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दो तरह की होती है, एक वो जिनमें वाटर फॉर्मेशन हो एज पर आर्हेनियस थ्योरी, हमने पढ़ा है, ये चैप्टर नाम था एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, चेक देयर। ओके, अगर आर्हेनियस थ्योरी देंगे तो एसिड H देता है, बेस OH देता है, तो वाटर बनेगा। अगर हम ब्रोंस्टेड लोरी के साथ जाते हैं ना, उनकी थ्योरी के साथ, तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा लेकिन वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर जिनको याद है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। बड़ी धमाकेदार बात है भैया। ठीक है, कैसे धमाकेदार बात है? बेस और एसिड आपस में मिलेंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। अच्छा, जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होती है वो सभी एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑलमोस्ट 57.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो देखो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया, सोडियम सल्फेट बना लिया, वाटर बना लिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बना लिया। हाँ है ना, ये तो मतलब बचकांड चीज है, मतलब एकदम बचकांड चीज है, कोई टेंशन कर लेने की जरूरत ही नहीं। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स बोलते हैं। रेडॉक्स को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। उसका रीजन ये है कि आप समझोगे नहीं तो आपको चैन नहीं आएगा। रेडॉक्स कई लोगों को पता भी होगा। रेड ऑक्स, ये दो शब्द हैं एक्चुअली। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये अभी कैसे पता चलेगा रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन? इफ इन अ रिएक्शन देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, या ये देख लो समझ लो, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज इंक्रीज मायने नहीं रखता, लेकिन रेडॉक्स पढ़ रहे हो तो यार इसको मेरी जवाबदारी है कि आपको बता दूं। फ्यूचर में आपको मिलेगा तो आप बोलोगे ना हाँ यार प्रभास सर ने बता रखा है हमको ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बड़ा अच्छा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए जब आप 11th-12th में इसी सब्जेक्ट को हिट करोगे, क्योंकि वहाँ पर मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपको अगर रेडॉक्स की बैलेंसिंग वगैरह नहीं आती तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल चल जाता है, बट रेडॉक्स को बैलेंस करने के लिए आपको दो अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल करनी पड़ती है एज पर और चॉइस। चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मैथड यूज करो, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मैथड यूज करो, चिल वहां पे देखेंगे। ठीक है, सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या देखो हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, एक और होता है क्या? वेरी गुड, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बच्चे बोलेंगे हमने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर भी आप वेरी गुड बोल दिया, तो क्या हुआ? मैं समझ गया कि तुम शायद बोल देते। ठीक है, तो ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार चीजें होती हैं। हालांकि और भी होता है, ऐड ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस या इंक्रीज इन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, वो कंपैरेटिव होता है। ठीक है, फिर इसमें जस्ट इसका उल्टा क्या? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा ना तो बात बन जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैं आपको ये सब समझा देता हूं। ठीक है, ये सब समझा देता हूं, कोई नहीं छोड़ूंगा मैं। एक एक करके देख लेते हैं। कैल्शियम की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम यहां पर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, कैल्शियम यहां पे क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ देखो यहां पे। अच्छा, यहां पे एक और ट्विस्ट है, ये मैंने रिएक्शन गलत लिख दी, मैं आपको दिखा देता हूं। उसका रीजन है, देखो क्यों गलत होगी रिएक्शन बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास है, हाँ यही ले लो, चलो सबसे अच्छा एग्जांपल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, उसकी रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से करा दी और H2O बना दिया। ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो सकता है। अब देखो हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई, H2O बना, तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? ऐड ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो?
Add of oxygen. So hydrogen is getting oxidized. Done. और ऑक्सीजन के साथ किसका ऐड हुआ? हाइड्रोजन का. So add of hydrogen. So it get reduced. और इसीलिए ये क्या हो गया? ये हो गया रेड और ऑक्स बन गया रेडॉक्स. In any chemical reaction, you definitely, if there is reduction happening, there will be oxidation as well. मतलब ये बबुआ कि अगर कहीं रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन भी होगा और वो प्रोसेस रेडॉक्स कहलाएगी. एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने ले लिया जिंक और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने HCl से. जिंक ले लिया, रिएक्शन करा दी, बन गया जिंक क्लोराइड और मिल गया हाइड्रोजन. ठीक है. अब आप बोलोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन ही मतलब हाइड्रोजन निकल गया, तो यहां देखो हाइड्रोजन का लॉस हुआ है ना. ये सुनो, तो क्या हम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं? नहीं, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में नहीं चेक कर रहे. जिंक देखो, जिंक यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0. प्यारे बच्चों 0 इसलिए है बिकॉज जिंक इज इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट. जिंक ने अभी किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है. बॉन्ड नहीं बनाया तो ऑक्सीडेशन नंबर 0. अभी वो एलिमेंट्री स्टेज पर है. अब यहां पर जिंक क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है. किसको? क्लोरीन को. तो मतलब +2 हो गया. तो 0 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन ने पहले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया था, अब जिंक से ले लिया, तो क्लोरीन को कोई वांधा नहीं. बट हाइड्रोजन को देखो क्या हुआ. हाइड्रोजन ने यहाँ पे +1 था, 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा था, अब 0 हो गया बेचारा, कोई बॉन्ड नहीं है. तो +1 से 0 क्या हो गया? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो हाइड्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड. हमने देखो हाइड्रोजन को रिड्यूस भी दिखा दिया और इसके पिछले एग्जांपल में हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया था? ऑक्सीडाइज भी दिखा दिया था. तो कोई भी, इनफैक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो सकते हैं. शर्त यह है, आपको आगे भविष्य में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के लिए मिलेगा ही. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से आंसर करना इज मोर करेक्ट. सो अगर कहीं पर हमें रिडॉक्स बताना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि देयर इज डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोई दे रहा होगा, कोई ले रहा होगा. बिना इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के बबुआ कभी भी रेडॉक्स हो नहीं सकता. समझ में? हो नहीं सकता, याद रखना. रेडॉक्स रिएक्शन के लिए देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कोई लेगा तो कोई देगा. लेने वाला भी जरूरी है, देने वाला भी जरूरी है. डन. सो ये देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों वाला. मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. अब इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है लेकिन ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है. समझ में? सो इसे रिडॉक्स रिएक्शन. देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपने किससे करा है? HCl से करा है. तो क्या बना दिया? मैग्नीशियम क्लोराइड. अब यहां पर एक ट्विस्ट है, मैं वो ट्विस्ट भी शेयर कर देता हूं. ये आप आंसर करोगे ना तो आप फंस सकते हो. क्यों? क्योंकि यहां पे मैग्नीज यहां पे किस स्टेज पर है? मैंने मैग्नीशियम बोल दिया था, प्लीज चेक. ये मैग्नीज है, मैग्नीशियम Mg होता है. ठीक है, तो यहां पे मैग्नीज क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. कैसे पता चला? क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है. अब 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन -4, तो मैग्नीज +4. ठीक है, तो ये +4 से +2 आ गया, रिड्यूस हो गया. तो हियर मैग्नीज इज गेटिंग रिड्यूस्ड. और क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहाँ पे -1 पे था, यहाँ 0 हो गया, तो -1 से 0 ऑक्सीडाइज. बाकी ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हुआ. समझ में? तो चेंज जिसका आता है ना उसी को देख के आप बता सकते हो कि कौन रिड्यूस है और कौन ऑक्सीडाइज. देखो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, कॉपर +2 पे था, 0 पे चला गया, +2 से 0, तो कॉपर रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया. समझ में आया बच्चा पार्टी? नाउ रिडक्शन मैंने आपको बता दिया सेम. अच्छा एक चीज और है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. जैसे LIC एजेंट्स क्या करते हैं? LIC करते हैं. ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. यस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. यस. अच्छा एक ट्विस्ट समझिए. मान लो ये 2 लोग हैं, ये 2 हाथ, जिसमें एक में वॉच पहना है और जिसमें ये रिंग्स वगैरह है. ठीक है, ये 2 हाथ है. ठीक है, इसने ये पेन, जो पेन दिख रहा है ये सपोज इलेक्ट्रॉन है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन.
तो ये जिसमें रिंग है, इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सो ये ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसका क्या हुआ, इसका गेन हुआ। तो जो ये हाथ के पास पेन था, इस हाथ ने खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये हाथ क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सो दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट गेट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, इसको उल्टा समझो, फिर से देखो, ये पेन इसने इसको दिया, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर ये लेते ही नहीं पेन तो रिएक्शन नहीं होती। ये सुनो, अब इससे पेन गेन कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस। तो जो ये है ना, ये इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना। देखो, इसने इसको पेन दिया, तो इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो किसने मदद की ऑक्सीडाइज होने में, इसने, बाय होल्डिंग इट्स पेन। सो जो रिड्यूसर्स होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं या ऑक्सीडाइजर्स होते हैं वो सेल्फ रिड्यूस होते हैं। प्लीज इस चीज को अच्छी तरह से, इस लाइन को रिपीट करके सुन लेना, आंख बंद करके, कान खोल के ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बच्चे भयानक कंफ्यूज होते हैं, भयानक। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट सेल्फ रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट्स गेट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। चलिए, अभी देखो, मीथेन को आपने ऑक्सीडाइज कर दिया। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आप देखते हो ना फ्यूल की, वो हमेशा कंबशन रिएक्शन होती है ना, ऑक्सीजन हमेशा जलाने में ही यूज होता है। क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया और सल्फर बनाया। तो अब आ गया रेडॉक्स रिएक्शन, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, व्हेन देयर इज साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस। सी, HCl MnO2 से रिएक्शन करके MnCl2। अरे यही तो एग्जांपल मैंने बताया, अभी यही एग्जांपल बताया था मैंने। अरे बबुआ, अभी बताया। देखो, +4 से ये भैया +2 हो गए, तो रिड्यूस हो गए। क्या हो गए, रिड्यूस। और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या हो गया, -1 से 0 पे पहुंच गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो रेड ऑक्स बन गया रेडॉक्स। सिंपल, समझ में? मैं आपको बता रहा हूं, लगभग हर रिएक्शन में आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। आप चाहे एसिड बेस रिएक्शन कराइए, चाहे मेटल का डिस्प्लेसमेंट भी कराइए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, जब आप छोटे स्टैंडर्ड्स में रहते हो तो आपको यही लगता है कि ऐड ऑफ हाइड्रोजन या ऐड ऑफ ऑक्सीजन यही क्राइटेरिया है, ऐड या लॉस। बट नहीं, ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को भी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जब बच्चा 11th में जाता है तो उसकी लंका लग चुकी होती है, क्योंकि उसके दिमाग में सेट हो चुका होता है, क्योंकि वो कई सालों से पढ़ रहा है कि भैया ऐड ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और वो 11th 12th में एक्सेप्ट कर नहीं पाता कि यार ये कौन सा रेडॉक्स है। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू पढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी हम इतने बड़े आदमी थोड़ी ना है कि हमारी बात सुनी जाए। तो ये भी भरोसा नहीं कि कितने बच्चे वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो देखने के लिए लोगों के पास फुर्सत कहाँ है, समझ में? नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो अब बताया इन्होंने, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने तो पहले ही पढ़ लिया था। देखो, अमोनिया में नाइट्रोजन -3 पे था, यहाँ पे 0 पे चला गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यही चीज होने वाला है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन दैट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस, इट ऑक्सीडाइजेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जिससे भी लेना है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया और सेल्फ रिड्यूस होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट किसी को इलेक्ट्रॉन पकड़ा देता है, रिड्यूस करना है ना उसको, समझ में आया? तो वो रिड्यूस कर देता है उसको। देन वी कैन से दैट ऑक्सीजन रिडक्शन कैन नॉट अकर अलोन। सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भैया, ये तो परम सत्य है, दुनिया का सच। एक देने वाला है तो लेने वाला है। समवन लॉस इज समवन गेन। मैं बचपन में लॉजिक क्रिएट कर लिया था कि समवन लॉस इज समवन गेन। आप रास्ते में जा रहे हो, आपका 10 का नोट गिर जाए, हो सकता है आपको फील हो योर लॉस, किसी को तो मिलेगा, वो जिसको मिलेगा उसका गेन हुआ कि नहीं, यस और नो? तो लाइफ का यही सच है। इसलिए बच्चों को मैं बोलता हूं, भैया गवर्नमेंट ने नहीं, भगवान ने तुम्हारे लिए IIT, नीट
या डिफरेंट एग्जाम्स के लिए एक सीट फिक्स करके भेजिए। बस तुमको संघर्ष करना है वो पाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम संघर्ष नहीं करोगे तो वो सीट किसी दूसरे को मिलेगी, बिकॉज योर लॉस इज समवन गेन। अपना लॉस क्यों करने का, डट के पढ़ो, समझ में आए। और ये कभी मत सोचो कि आईआईटी की सीट नहीं मिली तो मेरा जीवन क्या होगा। भैया मेहनत करने वाले लोग मचा देते हैं, ये सुनो, मेहनत कहीं पर भी वो व्यर्थ नहीं होती, बस करना जरूरी है, समझ में आए। चलते रहो, मंजिलें मिल जाएगी। बैठे हुए घर से आप कुछ कर नहीं सकते, समझ में। एक कहावत है जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक ऐसे लोग बोला करते थे कि नादान वो नहीं जो भटके हुए हैं, नादान वो नहीं जो भटके हुए हैं, नादान तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं, समझ में। तो नादान मतलब इनोसेंट, जिनको कुछ पता ही नहीं। अरे भैया निकलो, भटको, भटकोगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 बार भटकोगे, एक बार मंजिल मिलेगी, वही फाइनल बन जाएगी। लेकिन जिन्होंने अभी भटकना शुरू ही नहीं किया, घर से ही नहीं निकले, उनका क्या होगा। डन। सो इन दिस वे गाइज वी आर जस्ट डन विद द चैप्टर। ये थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको लास्ट में दिया। मिलेंगे अगले लेक्चर में, मचाएंगे। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।